हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्ञान लैब वंस अगेन। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं आपका सेशन 3 ऑफ सेल डिवीजन। आज के सेशन में हम पूरा माइटोसिस कंप्लीट करेंगे। प्रीवियस सेशन में मैंने आपको बताया था कि सेल डिवीजन कितने टाइप का होता है। तो 3 टाइप के सेल डिवीजन हमने पढ़े थे, अमाइटोसिस, माइटोसिस एंड मियोसिस। माइटोसिस और मियोसिस का मैंने आपको बेसिक सा इंट्रोडक्शन दिया था कि माइटोसिस आपको डुप्लीकेट सेल्स देता है, यानी कि इक्वल डिवीजन देता है। अगर आपके पेरेंट सेल के पास 46 क्रोमोसोम्स हैं तो आपके दो डॉटर सेल्स जो बनेंगे उन दोनों में भी 46 क्रोमोसोम्स होंगे और इस टाइप के डिवीजन को हम बोलते हैं माइटोसिस। और अगर आपका क्रोमोसोम नंबर हाफ हो गया, मतलब एक सेल का डीएनए या जेनेटिक इंफॉर्मेशन आधे आधा करके 2 अलग अलग सेल्स में डाल दिया गया, तो ऐसे टाइप के डिवीजन को हम बोलते हैं मियोसिस या रिडक्शनल डिवीजन। अब सेशन एक्चुअली स्टार्ट करने से पहले एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में आया कि आपके दिमाग में शायद आया होगा कि ये इतना सारा मगजमारी क्यों पढ़ाया जा रहा है, ये इतना सारा चीज़ें क्यों पढ़ना ज़रूरी है। तो देखो, एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट बताती हूँ, 1 मिनट 60 सेकेंड्स लगेंगे, ध्यान से सुनना। तो देखो, ह्यूमन सेल जो होता है, ह्यूमन का रिप्रोडक्शन जो होता है, ये स्पर्म है या आपका ओवम है, दोनों फर्टिलाइज करके फ्यूजन करके हमको जाइगोट देते हैं। क्या देते हैं? जाइगोट देते हैं। ये जो जाइगोट होता है ये सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होता है। अब इस जाइगोट को बड़ा होके एम्ब्रियो बनना है। क्या बनना है? इस जाइगोट को बड़ा होके एम्ब्रियो बनना है और एम्ब्रियो से ये फीटस बनेगा। तो ये अपने आप तो बन नहीं जाएगा, या ये बलून तो है नहीं कि जिसके अंदर हवा भर दिया और वो साइज में बड़ा हो गया, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो ये एक सेल 1 से 2 बनेगा, मतलब एक सेल डिवाइड होगा और आपको ऐसे 2 सेल्स देखने को मिलेंगे। फिर ये 2 सेल्स डिवाइड होंगे और आपको ऐसे 4 सेल्स देखने को मिलेंगे। फिर ये 4 सेल्स डिवाइड होंगे और आपको 8 सेल्स देखने को मिलेंगे। तो इस तरीके से धीरे धीरे करके आपका सेल से टिश्यू बनेगा, टिश्यू से आपके अलग अलग ऑर्गन्स बनेंगे, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनेगा और फिर आपकी पूरी बॉडी तैयार होगी, यानी कि एक पूरा का पूरा फीटस तैयार होगा। और फिर उस फीटस का डेवलपमेंट, उसकी हाइट, उसकी ग्रोथ, उसके ऑर्गन्स का फंक्शन, ये सब कुछ डिपेंड करता है सेल डिवीजन के अंदर। अगर सेल डिवीजन नहीं हुआ तो ऑर्गन डेवलपमेंट नहीं होगा, ह्यूमन की या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ प्रॉपरली नहीं होगी और उसके ऑर्गन्स प्रॉपरली फंक्शन नहीं करेंगे। इसीलिए सेल डिवीजन होना बहुत ज़रूरी है। ऑलराइट, तो अब आई होप आपको समझ गया होगा कि सेल डिवीजन क्यों किया जा रहा है। तो अब ये जो इतना इंपॉर्टेंट प्रोसेस है जिसके बिना ह्यूमंस अधूरे हैं, ये प्रोसेस इतना आसान तो हो नहीं सकता। अगर आसान होता तो वाह भाई वाह, क्या बात थी, बट इट इज़ नॉट दैट ईजी प्रोसेस। ये प्रोसेस अलग अलग फेजेस, अलग अलग स्टेजेस के थ्रू होता है और उन अलग अलग फेजेस और स्टेजेस के बारे में हम पढ़ेंगे आज के सेशन में। तो आज के सेशन में हम पढ़ेंगे माइटोसिस को इन डिटेल। आर यू रेडी? क्या आप तैयार हैं माइटोसिस पढ़ने के लिए? मुझे जोश क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? पक्का? देखो, फ्रेश दिमाग से पढ़ने बैठो, बुक लेकर, पेंसिल लेकर। कुछ बोलेंगे अरे टीचर क्यों नॉनसेंस कर रही है, डायरेक्ट टॉपिक स्टार्ट करो। मैं नॉनसेंस इसलिए कर रही हूँ ताकि आपके अंदर का सोया हुआ इंसान जाग जाए और आप इस टॉपिक को एकदम ध्यान से पढ़ सके, बिकॉज दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर माइटोसिस नहीं समझा तो मियोसिस नहीं समझेगा। तो स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक के साथ। ऑलराइट, तो अब हम देखते हैं माइटोसिस की थ्योरी के बारे में कि हमको क्या दिया गया है। ऑलराइट, तो एज यू कैन सी, माइटोसिस, this is a type of cell division in which a cell divides to form 2 similar daughter cells। तो माइटोसिस एक ऐसे टाइप का सेल डिवीजन है जिसमें आपका पेरेंट सेल डिवाइड होकर आपको 2 सिमिलर डॉटर सेल्स देखने को मिलते हैं। देखो, यहाँ पर एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट यूज़ किया गया है, दैट इज सिमिलर या आइडेंटिकल। आइडेंटिकल का मतलब क्या होता है? जैसे आपके पेरेंट सेल है वैसे ही आपको डॉटर सेल्स भी देखने को मिलेंगे, डिट्टो एज इट इज जेरोक्स कॉपी। ओके, सो माइटोसिस में क्या होता है? माइटोसिस में आपका जो पेरेंट सेल है, ये पेरेंट सेल आपको 2 डॉटर सेल्स देता है और दोनों डॉटर सेल्स आपको सेम पेरेंट सेल के जैसे ही देखने को मिलते हैं, विथ सेम जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, विथ सेम सेल कंटेंट, एवरीथिंग इज सेम। Okay, so it gives us to form 2 daughter cells which are identical to the parent cell। तो ये जो 2 daughter cells आपको मिली हैं ये आपके parent cell के साथ एकदम डिट्टो मैच कर रही हैं। आइडेंटिकल यानी कि 100% ट्रू कॉपी। ओके, इट इज़ कम्प्लीटेड इन 2 स्टेप्स एज करियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। मैंने आपको प्रीवियस सेशन में ही बताया था कि माइटोसिस 2 स्टेप्स में होता है। पहला स्टेप होता है करियोकाइनेसिस, दूसरा स्टेप होता है साइटोकाइनेसिस। करियोकाइनेसिस भी आगे जाके 4 स्टेप्स में डिवाइडेड है। देखो, यहाँ ध्यान से देखो, आपका जो माइटोसिस है, लेट मी राइट इट फॉर यू, योर माइटोसिस इज डिवाइडेड इनटू 2 फेजेस।
फर्स्ट वन इज करियोकाइनेसिस एंड द सेकेंड फेज इज साइटोकाइनेसिस। करियो वर्ड का मतलब क्या होता है? चलो बच्चों, मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम, करियो वर्ड का मतलब क्या होता है? करियो मीन्स न्यूक्लियस, करियो मीन्स व्हाट? न्यूक्लियस। और काइनेसिस वर्ड का मतलब क्या होता है? डिवीजन। इसको अपने दिमाग में अच्छे से फिट कर लो। करियो मतलब न्यूक्लियस, काइनेसिस मतलब डिवीजन, साइटो मतलब यहाँ पे सेल भी बोल सकते हो या पूरा का पूरा साइटोप्लाज्म भी आप बोल सकते हो, यानी कि न्यूक्लियस को छोड़ के जो बाकी का सेल है उसका डिवीजन। सो साइटो एंड काइनेसिस मीन्स व्हाट? डिवीजन। काइनेसिस का वर्ड हमेशा सेम रहेगा, दैट इज डिवीजन। सो आपका माइटोसिस दो अलग अलग फेजेस में होता है, फर्स्ट इज करियोकाइनेसिस एंड सेकंड इज साइटोकाइनेसिस। करियोकाइनेसिस आगे जाके 4 फेजेस में डिवाइडेड है। 4 फेजेस कौन से हैं? सबसे पहला आप पढ़ोगे प्रोफेज, ओके, फिर सेकंड आप पढ़ोगे मेटाफेज, फिर थर्ड आप पढ़ोगे एनाफेज और फिर फोर्थ आप पढ़ोगे टीलोफेज। तो ये आपके 4 फेजेस हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। ये 4 अलग अलग फेजेस है। देखो मैंने आपको प्रीवियस सेशन में भी बताया था, फेज वर्ड का मतलब क्या होता है? चेंजेस, जो बदलाव आपके सेल में हो रहे हैं। ये आपको ऐसे देखने को नहीं मिलता है कि अच्छा जैसे आपने यहाँ से यहाँ जंप किया तो आप एक लेवल पार कर गए, ऐसा अपने सेल में नहीं होता है। सेल को जब आप माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हो, जब आप सेल डिवीजन माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हो, तो आपने अपने समझने के लिए, मतलब साइंटिस्ट ने अपने कन्वीनियंस के लिए, अपने सहूलियत के हिसाब से अलग अलग स्टेजेस को अलग अलग नाम दे दिए हैं और उन चेंजेस या उन स्टेजेस को हम फेज बोलते हैं। सो प्रो फेज ये फर्स्ट फेज होता है। देखो बायोलॉजी में प्रो वर्ड का मतलब होता है फर्स्ट, ओके। सो प्रो फेज ये फर्स्ट फेज होता है। इसमें आपका सेल जो है वो खुद को डिवाइड करने के लिए रेडी कर रहा है, यानी इसके सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है उस न्यूक्लियस के अंदर का पूरा डीएनए कंडेंस हो रहा है। मैं आपको समझाऊंगी एक एक फेज। फिर मेटाफेज में और कंडेंसेशन होता है और सारे क्रोमोसोम सेंटर में आ जाते हैं। एनाफेज में क्रोमोसोम्स का सेपरेशन होता है और टीलोफेज में फाइनली सारे का सारा न्यूक्लियस सेपरेट हो जाता है। तो टीलोफेज में क्या देखने को मिलता है आपको? देखो प्रोफेज में आपके पास ऐसा सेल था और ये न्यूक्लियस था, और टीलोफेज में क्या देखने को मिलेगा आपको कि आपका वो जो एक सेल है उस एक सेल के अंदर अब 2 न्यूक्लियस बन गए। तो ये एक न्यूक्लियस से लेकर 2 न्यूक्लियस बनने तक का जो प्रोसेस है, इस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं करियोकाइनेसिस। क्या बोलते हैं इसको हम? करियोकाइनेसिस। और एंडिंग में क्या होगा? लास्ट में जब आपका सेल के अंदर सारी चीज़ें डबल डबल हो जाती हैं तो फिर आपका सेल सेंटर में से स्प्लिट हो जाता है और आपको 2 डॉटर सेल्स देखने को मिलते हैं। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं साइटोकाइनेसिस। क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को हम? साइटोकाइनेसिस। तो करियोकाइनेसिस के जो 4 फेजेस है, इसको याद रखने के लिए आप ऐसा एक शॉर्ट फॉर्म याद रख सकते हो, अब्रीविएशन याद रख सकते हो, पीमैट। ओके, ये मैंने अपने कॉलेज के टाइम पे, जब मैं 11th स्टैंडर्ड में थी तब मैंने ये अपने लिए बनाया था, पीमैट। पीमैट को आप सिंपल तरीके से याद रख सकते हो, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, पीमैट। ये लेटर एब्रीविएशन आप अपने हिसाब से कोई भी एब्रीविएशन बना सकते हो, बस इसका सीक्वेंस नहीं बदलना है। आप पहले एनाफेज लिखोगे, फिर प्रोफेज लिखोगे, फिर टीलोफेज लिखोगे, ऐसा नहीं चलेगा। पहले प्रोफेज, फिर मेटाफेज, फिर एनाफेज, फिर टीलोफेज, क्योंकि हर एक स्टेप, हर एक चेंजेस जो है, हर एक फेज जो है वो स्टेप बाय स्टेप आता है। तो आपको ये सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप ही लर्न करनी है, स्टेप बाय स्टेप ही समझनी है। तो चलो अब देखो आगे थ्योरी में हमको क्या बताया गया है, लेट अस हैव अ लुक एट इट। करियोकाइनेसिस इज न्यूक्लियर डिवीजन विच इज सब डिवाइडेड इन 2। तो जो मैंने आपको यहाँ पर दिखाया है बस वही हमको आगे बताया गया है कि करियोकाइनेसिस आगे जाके 4 अलग अलग फेजेस में डिवाइड हुआ है, दैट इज प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। Although for the sake of convenience above mentioned steps are used, it must be remembered that mitosis is a continuous process that starts with the disappearance of nuclear membrane in prophase and ends with the separation of 2 fully formed cells after cytokinesis। तो क्या बताया गया है हमको यहाँ पर, जो मैंने आपको बोला कि ये जो फेजेस हैं ये प्रोसेस एक कंटिन्यू प्रोसेस है। मतलब जब आप चावल पकाते हो या घर पे जब आप खाना बनाते हो तो ऐसा नहीं है ना कि आपने पहले चावल को धो दिया, फिर उसको रख दिया, फिर 10 मिनट के बाद आप गैस चालू करोगे, फिर उस पर पकाओगे, फिर बीच में बंद कर दोगे, ऐसा नहीं होता है। एक बार जो प्रोसेस चालू हो जाता है तो वो प्रोसेस कंटिन्यूअस होता है कंप्लीट होने तक। तो माइटोसिस भी एक कंटिन्यू प्रोसेस है, बस आपको समझाने के लिए इसको अलग अलग फेजेस में डिवाइड किया गया है कि पहले ये होता है, फिर ये होता है, फिर ये होता है, फिर ये होता है, फिर ये होता है। ये आपको समझाने के लिए ऐसे अलग अलग फेजेस में डिवाइड किया गया है। अगर आप माइक्रोस्कोप के नीचे देखोगे ना
तो आपको ये सारे के सारे फेजेस कंटिन्यूअस दिखाई देंगे, बीच में बिल्कुल भी ब्रेक नहीं होता है, बिल्कुल भी गैप नहीं होता है। ये पूरा का पूरा जो माइटोसिस का फेज होता है वो कंटिन्यूअस होता है। तो अब हम एक एक करके सारे फेजेस के बारे में समझेंगे, क्योंकि थ्योरी में हमको क्या बताया कि प्रोफेज कैसे स्टार्ट होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होने से, और एंडिंग में आपको क्या देखने को मिलता है साइटोकाइनेसिस के एंड में कि आपको 2 डॉटर सेल्स मिल गए। सो फर्स्ट फेज से लेकर लास्ट फेज के बीच का जो सफ़र है, स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक का, तो आपको पता है कि स्टार्टिंग कैसे होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब होना स्टार्ट होता है। क्यों न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब होता है, क्या होता है प्रोफेज में, डीएनए की कॉपी कैसे बनती है, सेल कैसे डिवाइड होता है, ये सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप आपको समझाई गई है। तो आर यू रेडी? ओके, चलो स्टार्ट करते हैं हम प्रोफेज के साथ। आपको बहुत अच्छे से डिटेल में समझाने का मैं पूरा ट्राई करूँगी। ऑल राइट, तो प्रोफेज की थ्योरी देखने से पहले आपको मैं डायग्राम के मदद से बता देती हूँ कि प्रोफेज में एक्चुअली होता क्या है। प्रोफेज को समझने से पहले एक बार फिर से सेल साइकिल रिवाइज करो। सेल साइकिल में हमने क्या पढ़ा था? सेल साइकिल कुछ इस तरीके से हमने देखा था, जिसमें इंटरफेज में हमने 3 फेजेस देखे थे। ये पूरा का पूरा आपका इंटरफेज था। तो इस इंटरफेज में हमने 3 फेजेस देखे थे। सबसे पहले होता है आपका G1 फेज, फिर आपका होता है S फेज, और फिर आपका होता है G2 फेज। तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट S फेज और G2 फेज था, इसमें हमने क्या देखा था कि S फेज में आपका डीएनए रेप्लिकेशन होता है। S फेज में आपका क्या होता है? डीएनए रेप्लिकेशन होता है। और G2 फेज में आपको जो नेसेसरी प्रोटीन्स हैं और जो अलग अलग टाइप के आरएनए इंपॉर्टेंट है सेल डिवीजन करने के लिए, वो अलग अलग टाइप के आरएनए इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स और डीएनए रेप्लिकेशन, ये सारा का सारा आपका इंटरफेज में हो जाता है। और इंटरफेज के बाद यहाँ पे जो फेज आता है दैट इज योर M फेज। तो इस फेज के बारे में हम पढ़ रहे हैं। हमने क्या देखा था कि M फेज 2 पार्ट में डिवाइडेड है। पहले आपका आता है करियोकाइनेसिस और फिर आपका आता है साइटोकाइनेसिस। तो करियोकाइनेसिस में आपका प्रोफेज, मेटाफेज, यहाँ पे मैं M फेज लिख देती हूँ, ठीक है। दिस इज एनाफेज, दिस इज टीलोफेज, और यहाँ पर समझो, इमेजिन करो दिस इज योर साइटोकाइनेसिस वाला फेज, जहाँ पर आपका सेल कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। तो देखो ये फेज बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो S फेज है ना, ये S फेज बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों मैं ये पूरा डायग्राम वापस बता रही हूँ? क्योंकि बार बार मैं आपको बोल रही हूँ, अगर आपको सेल डिवीजन समझना है तो आपको सेल साइकिल समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। सेल साइकिल में क्या होता है? माइटोसिस में हमने क्या पढ़ा कि आपके पेरेंट्स के पास जितना डीएनए होता है उतना ही डीएनए आपको आपके डॉटर सेल्स में भी देखने को मिलता है। तो एक सेल से अगर 2 सेल बनाना है तो मतलब उतना क्वांटिटी भी आपके पास डबल होना चाहिए। अगर आपके घर में 2 बच्चे रहते हैं तो आप दोनों के लिए सेम शूज़, सेम कपड़े, सेम टॉयज, सेम चीज़ें लेकर जाते हो ताकि किसी को भी बुरा ना लगे। तो मतलब दोनों के पास इक्वल मटेरियल पहुंचता है। तो ठीक उसी तरीके से अगर एक पेरेंट सेल से 2 डॉटर सेल्स बनाने हैं तो आपके पास जेनेटिक कंटेंट भी डबल होना चाहिए। तो आपके एक सेल में, एक पेरेंट सेल में जितना डीएनए होता है वो डीएनए एग्जैक्ट अपना कॉपी डबल बनाता है एस फेज के दौरान। कब डबल करता है डीएनए अपना रेप्लिकेशन? एस फेज के टाइम पे। तो समझो अगर ओरिजिनली किसी पेरेंट सेल में 46 क्रोमोसोम्स हैं तो एस फेज में उसके अंदर कितने क्रोमोसोम्स हो जाएंगे? 92 क्रोमोसोम्स हो जाएंगे, यानी कि डबल हो जाएगा। क्योंकि सेल डिवीजन करते वक्त 46 क्रोमोसोम्स एक डॉटर सेल में और बाकी के 46 क्रोमोसोम दूसरे डॉटर सेल में। तो आपका जो सेल है थोड़े टाइम के लिए उसके अंदर क्रोमोसोम्स की मात्रा डबल हो जाती है, यानी कि डीएनए का पूरा पॉपुलेशन डबल हो जाता है। क्योंकि हमको एक पेरेंट सेल से 2 डॉटर सेल बनाने हैं। मैं आपको बार बार बोल रही हूँ कि एक पेरेंट सेल से जब 2 डॉटर सेल्स बनते हैं और वो भी माइटोसिस में, तो आपको इक्वल जेनेटिक इन्फॉर्मेशन देना पड़ता है। यानी कि पेरेंट्स के पास जितना डीएनए था उतना ही डीएनए दोनों डॉटर सेल्स के पास जाएगा। तो दोनों डॉटर सेल्स के पास इक्वल डीएनए डालने के लिए पहले आपको डीएनए का कॉपी बनाना पड़ेगा। और वो डीएनए की कॉपी बनाने का प्रोसेस कहाँ देखा जाता है? एस फेज में। एस फेज में डीएनए अपनी कॉपी बना के रेडी रखता है, अब बस उसको डिवाइड होना है। तो सेल डिवीजन करने के लिए आपका पहला फेज, जो एम फेज का पहला फेज है, दैट इज प्रोफेज। प्रोफेज सेल डिवीजन का सबसे लंबा फेज है क्योंकि ये 2 फेजेस में डिवाइडेड है, अर्ली प्रोफेज एंड लेट प्रोफेज। ये आप ऐसे देखोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। ये माइक्रोस्कोप के नीचे बहुत सेकंड्स का फर्क होता है, एकदम कुछ सेकंड्स का फर्क होता है जब ये आपको देखने को मिलता है। ओके, सो अर्ली प्रोफेज और लेट प्रोफेज में डिफरेंस क्या है? अर्ली प्रोफेज में क्या होगा? आपके सेल के अंदर जो एक्स्ट्रा डीएनए बना है उस एक्स्ट्रा डीएनए का कंडेंसेशन होना स्टार्ट होता है। मतलब देखो, अगर मैं आपको सिंपल सा एक एग्जांपल दूं तो समझो ये मेरा माइक का वायर है। ओके,
ये माइक का वायर का एग्जांपल ले लो या मैगी नूडल्स का एग्जांपल ले लो, अगर आप इस वायर को ऐसे ऐसे पूरा ट्विस्ट करके ऐसे कॉम्प्लिकेटेड रख के ऐसे इसको अब इसको अगर मैं आपको बोलूं कि आपको इस वायर का 2 इक्वल भाग बनाना है, तो इसको 2 इक्वल पार्ट में कट करने की कोई एश्योरेंस नहीं है कि इसको अगर आप 2 इक्वल पार्ट में कट करोगे तो आपको 2 इक्वल वायर मिलेगा। हो सकता है कि एक साइड लंबा पार्ट चला जाए और एक साइड सिर्फ छोटा सा पार्ट आए, क्योंकि ये पूरा कॉम्प्लिकेटेड है, ये आपस में उलझा हुआ है। लेकिन वही अगर मैं इन दोनों को ऐसे सिंपल तरीके से खोल दूं और दोनों को ऐसे इकट्ठा एक कंडेंस एक फिक्स्ड लेंथ में अगर मैं इसको लेके आ जाऊं तो इसको 2 पार्ट में कट करना आसान हो जाएगा और मुझे दोनों इक्वल साइज के वायर्स मिलेंगे। तो ठीक उसी तरीके से हमारा जो डीएनए होता है, हमारी जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है वो क्रोमैटिन नेटवर्क के फॉर्म में प्रेजेंट होती है। नेचुरली अगर आप सेल में देखोगे तो डीएनए एकदम थ्रेड लाइक, एकदम धागे के जैसा प्रेजेंट रहता है, एकदम क्रोमैटिन नेटवर्क के फॉर्म में प्रेजेंट रहता है। तो इसको डिवाइड करने से पहले देखो, पहले तो आपके सेल में सिंगल डीएनए था, लेकिन अगर सेल को डिवीजन करना है तो उसने अपना डीएनए डुप्लीकेट कर लिया, मतलब पहले इतना डीएनए था, अब इतना सारा डीएनए आ गया है। तो अब इन दोनों डीएनए को आप माइक्रोस्कोप के नीचे तुरंत अलग अलग नहीं देख सकते, क्योंकि दोनों सेम दिखाई देता है, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कौन सा डीएनए पहले वाला है और कौन सा डीएनए डुप्लीकेट बना है, आपको ये पता नहीं चलता है। दोनों सेम होते हैं, दोनों एकदम एक दूसरे के आइडेंटिकल कॉपीज होते हैं। तो सेल डिवीजन करने से पहले हम इनका कंडेंसेशन करते हैं। कंडेंसेशन मतलब क्या होता है, ये आपस में कंडेंस हो जाते हैं, यानी छोटे हो जाते हैं। कंडेंसेशन का मतलब होता है सिकुड़ जाना। जो थ्रेड लाइक क्रोमोसोम्स पहले एकदम ओपन होते हैं, जो डीएनए पहले ओपन थ्रेड जैसे के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, उसको हम क्रोमैटिन बोलते हैं। और जब यही क्रोमैटिन थोड़ा कंडेंस हो जाता है, कुछ प्रोटीन्स मिलकर, देखो कुछ प्रोटीन्स मिलकर, अगर ये समझो ये आपका डीएनए है, ये ऐसे पूरा लंबा है और ऐसे 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 पूरा उलझा हुआ है, तो कुछ प्रोटीन्स मिलकर इसको खोलेंगे और इसको एकदम सिंपल वे में इसको कंडेंस करेंगे। कंडेंस यानी कि इक्वल लेंथ में इसको फोल्ड करेंगे, जिससे आपका डीएनए छोटा हो जाए और आपको उसको डिवाइड करने में आसानी हो। सो सबसे पहला प्रोफेज में क्या होता है, आपका ये जो ओपन या लूज डीएनए जिसको आप क्रोमैटिन बोलते हो, सबसे पहले इस क्रोमैटिन का कंडेंसेशन होना स्टार्ट होता है। इस क्रोमैटिन का क्या होना स्टार्ट होता है, कंडेंसेशन होना स्टार्ट होता है। तो अर्ली प्रोफेज में कंडेंसेशन होना स्टार्ट होता है, लेकिन लेट प्रोफेज में वो कंडेंसेशन आपको अच्छे से दिखाई देता है, और यही कंडेंसेशन और अच्छे से आपको मेटाफेज में दिखाई देगा। देखो कैसा है पता है, पहला फेज खत्म होने से पहले ही दूसरा स्टेज स्टार्ट हो जाता है। तो फर्स्ट फेज और सेकंड फेज के बीच का जो कनेक्टिंग लिंक है वो आपको समझना जरूरी है। तो यह आपका सेल है, सेल को डिवाइड करना है, सेल के अंदर डीएनए का डबल कॉपी रेडी है, मतलब हमने सब कुछ डबल 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 बना के रखा है। हमने सेंट्रियोल्स डबल डबल बना लिए हैं। देखो आपकी टेक्स्ट बुक में यहाँ सेंट्रियोल लिखा है, उसको कट करके, जो पुरानी टेक्स्ट बुक होंगी वहाँ सेंट्रियोल्स लिखा होगा, तो उसको कट करके सेंट्रोजोम लिखो। सेंट्रियोल्स क्या होता है, जब आपका ऐसा सिंगल ऑर्गन प्रेजेंट होता है तो इसको आप सेंट्रियोल बोलते हो। क्या बोलते हो, इसको आप सेंट्रियोल बोलते हो। लेकिन जब ऐसे डबल सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होते हैं तो इसको हम सेंट्रोजोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसको हम सेंट्रोजोम बोलते हैं। और सेल डिवीजन करने के लिए सेंट्रोजोम चाहिए होता है। सेंट्रियोल्स, तो सेंट्रियोल से ही सेंट्रोजोम बनता है। तो आपकी टेक्स्ट बुक में स्पेलिंग गलत दी है, डायग्राम में गलत लिखा है, लेकिन थ्योरी में करेक्ट है। थ्योरी में सेंट्रोजोम्स बोला गया है, डायग्राम में सेंट्रियोल्स दिया है, तो डायग्राम में करेक्शन करो। तो देखो मैं क्या बता रही थी यहाँ पे कि आपका जो सेल है ये एकदम लूज फॉर्म में डीएनए प्रेजेंट है, पूरा का पूरा डीएनए क्रोमैटिन नेटवर्क के फॉर्म में प्रेजेंट है। क्रोमैटिक यानी कि लूज डीएनए। हमको इस डीएनए को पहले कंडेंस करना पड़ेगा ताकि हम इक्वल डिवीजन कर सकें, ताकि दोनों डॉटर सेल्स में इक्वल डीएनए जाए, किसी के साथ भी नाइंसाफी ना हो। तो इसको कंडेंस करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है प्रोफेज की। इसका कंडेंसेशन स्टार्ट होता है अर्ली प्रोफेज में और कंप्लीट कंडेंसेशन आपको देखने को मिलता है लेट प्रोफेज में, मतलब ये सेकेंड फेज होता है। और यहाँ पर भी आपको कंप्लीट कंडेंसेशन देखने को नहीं मिलेगा, मतलब समझो आपका जो क्रोमोसोम है वो ऐसा कंडेंस हुआ लेट प्रोफेज में, इसका और कंडेंसेशन होगा मेटाफेज में, मतलब ये भी और छोटा होता है। जितना ज्यादा कंडेंस होगा उतना इक्वल डिवीजन होगा। याद रखो, जितना ज्यादा आप अपने डीएनए को कंडेंस करोगे उतना आसानी से आप उसको सेपरेट कर पाओगे। सो इसका कंडेंसेशन, पहला फेज क्या होता है प्रोफेज में, कंडेंसेशन ऑफ डीएनए। फिर सेकेंड फेज क्या होता है, ध्यान से देखो, ये आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। धीरे धीरे करके ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब होने लग जाती है। देखो यहाँ पे आपकी धीरे धीरे करके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होने लग जाती है, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों
अगर आपको मैंने चॉकलेट का डब्बा दिया तो उस डब्बे में से चॉकलेट बाहर निकालने के लिए आपको पहले डब्बा खोलना पड़ेगा। तो ठीक उसी तरीके से अगर हमको अपना डीएनए सेपरेट करना है तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन खोलनी पड़ेगी, तभी हम उस डीएनए को सेपरेट करके दो अलग अलग न्यूक्लियस बना पाएंगे। तो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को हमको पहले खोलना पड़ता है। तो धीरे धीरे करके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होना स्टार्ट होती है। आपका क्रोमैटिन नेटवर्क कंडेंस होकर क्रोमोसोम बनाता है। क्रोमैटिन मतलब लूज डीएनए, क्रोमोसोम यानी कि कंडेंस डीएनए। ओके, दोनों में सिर्फ इतना ही फर्क है। सो ये आपका क्रोमैटिन लूज फॉर्म में प्रेजेंट है, ये कंडेंस फॉर्म में प्रेजेंट है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ आपको क्या याद रखनी है, देखो यहाँ ध्यान से देखना। समझो ये आपका एक सेल है, एक सेल के अंदर ये पुराना डीएनए है और इसकी जो डुप्लीकेट कॉपी बनी वो कुछ इस तरीके से है। ठीक है, एस फेज में डीएनए रेप्लिकेशन हुआ, ये आपका ओल्ड डीएनए है और ये नया न्यू डीएनए है। अब इन दोनों के बीच में इन दोनों को एक साथ इकट्ठा रखना ज़रूरी है, क्योंकि दोनों एक दूसरे की कॉपी है और इनके होमोलोगस क्रोमैटिड्स बनते हैं। मतलब मैं अगर सिंपल भाषा में बोलूं तो ये जो दो न्यू डीएनएज हैं, मतलब एक ओल्ड डीएनए और एक न्यू डीएनए, ये दोनों डीएनए एक दूसरे के साथ चिपक जाते हैं। ये दोनों डीएनए एक दूसरे के साथ चिपक जाते हैं और जो चीज़ इनको बीच में से चिपका के रखती है, मतलब ये डीएनए कैसे देखने को मिलेगा आपको, जब ये डीएनए कंडेंस हो जाएगा तो आपको ऐसा देखने को मिलेगा, ऐसा कुछ देखने को मिलेगा। और ये किसकी मदद से जॉइंट है, ये बीच में सेंट्रोमियर करके एक पर्टिकुलर पार्ट होता है, ये सेंट्रोमियर की मदद से अटैच्ड होता है। किसकी मदद से अटैच्ड होता है, सेंट्रोमियर की मदद से। तो ये सेंट्रोमियर क्या कर रहा है, ये आपके दोनों ओल्ड डीएनए और न्यू डीएनए को एक साथ पकड़ के रख रहा है, ताकि डिवीजन करते वक्त हम इक्वल डिवीजन कर पाए। डिवीजन करते वक्त हम क्या कर पाए, इक्वल डिवीजन कर पाए। तो डिवीजन करते वक्त ऐसा डिवीजन होगा, आधा क्रोमोसोम इधर आधा क्रोमोसोम इधर। ओके, तो जब दो डॉटर सेल्स बनेंगी तो एक डॉटर सेल में 46 और एक डॉटर सेल में 46, ऐसा डिवीजन आपको देखने को मिलेगा। सो याद रखो, जो न्यू डीएनए और ओल्ड डीएनए, दोनों डीएनए जो है, इन दोनों को बीच में पकड़ के रखने के लिए सेंट्रोमियर यूज किया जाता है। और सेंट्रोमियर जब दो अलग अलग डीएनए को, दो अलग अलग क्रोमोसोम्स को एक साथ पकड़ता है, देखो ये जो सिंगल डीएनए है ना, इस सिंगल स्ट्रैंड को हम बोलते हैं क्रोमैटिड। इस सिंगल स्ट्रैंड को हम क्या बोलते हैं बच्चा, क्रोमैटिड बोलते हैं। तो ऐसे ही इसके जैसे ही दूसरी क्रोमैटिड जब इसके साथ आके अटैच होगी, इसके जैसी जब दूसरी क्रोमैटिड इसके साथ आके अटैच होगी, तो अब यहाँ पे दो दो क्रोमैटिड्स हो गए। तो इन दोनों क्रोमैटिड्स को हम बोलेंगे सिस्टर क्रोमैटिड्स। क्या बोलेंगे इनको हम, सिस्टर क्रोमैटिड्स। सिस्टर क्रोमैटिड्स क्यों बोलती हूँ मैं, क्योंकि ये दोनों सेम क्रोमोसोम है। यानी कि देखो, अगर आपकी बॉडी में 46 क्रोमोसोम्स हैं तो उसमें से एक फिक्स क्रोमोसोम होगा आइज के कलर के लिए, एक क्रोमोसोम आपकी हाइट डिसाइड करेगा, एक क्रोमोसोम आपका स्किन का कलर डिसाइड करेगा, एक क्रोमोसोम आपकी टंग का शेप डिसाइड करेगा। हमारी बॉडी में हर एक क्रोमोसोम का कुछ ना कुछ कैरेक्टर होता है, कुछ ना कुछ पर्टिकुलर उसकी यूजेस और प्रॉपर्टीज होती है। तो जब आप एक क्रोमोसोम की कॉपी बनाते हो एस फेज में, तो जो क्रोमोसोम आइज का कलर है वो अपने जुड़वा बहन के साथ ही जाके जुड़ेगा। मतलब हर एक क्रोमोसोम अपने सेम क्रोमोसोम के साथ जाके ही पेयर बनाएगा, ताकि जब उसका डिवीजन हो तो दोनों डॉटर सेल्स में इक्वल क्रोमोसोम्स जाने चाहिए। देखो ये सब भूल जाओ, आप सिर्फ इतना समझो कि सेल डिवीजन करने के लिए आपका जो सिंपल क्रोमैटिन होता है, इस क्रोमैटिन को पहले कंडेंस किया जाता है ताकि ये आसानी से डिवाइड किया जा सके। ये कंडेंस होता है तो ये क्रोमैटिन से क्रोमोसोम बन जाता है। क्रोमोसोम्स को एक साथ जोड़ के रखने के लिए सेंट्रोमियर की ज़रूरत पड़ती है, और ये सेंट्रोमियर क्या करता है, ये दो अलग अलग क्रोमैटिड्स को एक साथ पकड़ के रखता है। इन दो अलग अलग क्रोमैटिड्स को जब ये एक साथ पकड़ के रखता है तो उसको हम बोलते हैं सिस्टर क्रोमैटिड्स। क्या बोलते हैं इनको हम, सिस्टर क्रोमैटिड्स। और ये सिस्टर क्रोमैटिड्स जब सेपरेट होंगे तो हाफ क्रोमोसोम एक सेल में जाएगा, हाफ क्रोमोसोम एक सेल में जाएगा, तो दोनों डॉटर सेल्स में आपको सेम क्रोमोसोम्स देखने को मिलेंगे। और इस तरीके से माइटोसिस में आपको इक्वल डिवीजन देखने को मिलेगा। मतलब देखो, यहाँ पे ये टोटल 46 क्रोमोसोम्स का डीएनए है, ये टोटल 46 क्रोमोसोम्स का डीएनए है। तो जब आपको दो न्यू डॉटर सेल्स देखने को मिलेंगी, दो न्यू डॉटर सेल्स देखने को मिलेंगी, तो इसमें भी 46 क्रोमोसोम्स आएगा, इसमें भी 46 क्रोमोसोम्स आएगा। थोड़े क्रोमोसोम्स न्यू वाले, थोड़े क्रोमोसोम्स ओल्ड वाले। तो इस तरीके से दोनों डॉटर सेल्स में आपको इक्वल डीएनए देखने को मिलेगा, और इसको हम बोलते हैं माइटोसिस। तो लेट प्रोफेज और अर्ली प्रोफेज में क्या क्या बोला हमने, आपका क्रोमैटिन नेटवर्क कंडेंस होकर क्रोमोसोम बनाता है, आपकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाती है। धीरे धीरे करके ये जो न्यूक्लियोलस है, ये धीरे धीरे करके न्यूक्लियोलस भी डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाता है, यानी गायब होना स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि न्यूक्लियोलस का काम है राइबोसोम्स बनाना। न्यूक्लियोलस क्या करता है, राइबोसोम्स
क्रोमोसोम्स बनाने में हेल्प करता है। सो धीरे धीरे करके ये न्यूक्लियोलस भी डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाता है और धीरे धीरे करके आपके ये जो सेंट्रोसोम्स है, ये सेंट्रोसोम्स देखो G1 फेज में डुप्लीकेट हो गए थे। हमने पढ़ा था ना G1 फेज में सेल डुप्लीकेशन होता है, यानी ऑर्गेनल डुप्लीकेट्स होते हैं। तो यहाँ पे ये जो सेंट्रोसोम्स आपके डुप्लीकेट हुए हैं, धीरे धीरे करके ये दूर जाना स्टार्ट कर देते हैं। धीरे धीरे करके ये क्या होते हैं, अलग अलग होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे आपको माइग्रेटिंग सेंट्रोसोम्स देखने को मिलेंगे। एक सेंट्रोसोम इधर आ जाएगा, एक सेंट्रोसोम इधर आ जाएगा और फिर दोनों स्पिंडल फाइबर बनाएंगे। स्पिंडल फाइबर का क्या असर होता है, उसका क्या यूज है, ये क्रोमोसोम्स का क्या यूज है, न्यूक्लियोलस क्यों गायब हो रहा है, ये सब हम समझेंगे। तो चलो अब हम प्रोफेज की थ्योरी देख लेते हैं। तो प्रोफेज की थ्योरी में देखो हमको क्या बताया गया है। दिस फेज इन्वॉल्व्स कंडेंसेशन ऑफ क्रोमैटिन मटेरियल। आपका क्रोमैटिन मटेरियल कंडेंस हो रहा है। माइग्रेशन ऑफ सेंट्रोसोम्स, आपके जो सेंट्रोसोम्स है वो धीरे धीरे करके अपोजिट डायरेक्शन में माइग्रेट हो रहे हैं। एंड किधर गई मैं, हाँ, अपीयरेंस ऑफ माइटोटिक अपैरेटस एंड डिसअपीयरेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो धीरे धीरे करके आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब हो रहा है और धीरे धीरे करके आपका माइटोटिक अपैरेटस अपीयर हो रहा है। माइटोटिक अपैरेटस मतलब क्या होता है, स्पिंडल फाइबर फॉर्म होना। ओके, स्पिंडल फाइबर का क्या यूज होता है मैं बताऊंगी, थोड़ा सब्र रखो। ओके, आगे देखो क्या बताया गया है। ड्यू टू कंडेंसेशन, जब आपका क्रोमोसोम कंडेंस हो जाता है, सो ड्यू टू कंडेंसेशन ईच क्रोमोसोम्स बिकम विजिबल अंडर लाइट माइक्रोस्कोप। तो कंडेंसेशन होने के बाद ये क्रोमोसोम्स आपको क्लियरली माइक्रोस्कोप के नीचे दिखाई देते हैं कि कौन सा क्रोमोसोम ओल्ड है और कौन सा क्रोमोसोम न्यू है। सो ड्यू टू कंडेंसेशन ईच क्रोमोसोम बिकम्स विजिबल अंडर लाइट माइक्रोस्कोप विच कैन बी सीन विद इट्स सिस्टर क्रोमैटिड्स कनेक्टेड बाय सेंट्रोमियर। तो ये जो क्रोमोसोम्स हैं, ये क्रोमोसोम्स आपको एकदम क्लियरली देखने मिलते हैं लेट प्रोफेज में। कौन से फेज में, लेट प्रोफेज में। और ये दो अलग अलग क्रोमैटिड्स किसके मदद से कनेक्टेड होते हैं, बीच में जो सेंट्रोमियर होता है। देखो ये सेंट्रोमियर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो बीच का सेंट्रोमियर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बिना आपके दोनों क्रोमैटिड्स एक साथ इकट्ठा रह ही नहीं सकते। ओके, ऑल राइट। द न्यूक्लियोलस स्टार्ट्स टू डिसअपियर, धीरे धीरे करके आपका न्यूक्लियोलस डिसअपियर होने लग जाता है, क्योंकि हमको अभी के लिए राइबोसोम्स की जरूरत नहीं है। द न्यूक्लियोलस स्टार्ट्स टू डिसअपियर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसइंटीग्रेट्स, धीरे धीरे करके आपकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी गायब हो रही है। डिसइंटीग्रेट होना यानी गायब हो जाना। सो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसइंटीग्रेट्स एंड डिसअपियर्स ग्रेजुअली, और धीरे धीरे करके पूरी गायब हो जाती है। सेंट्रोसोम विच हैड अंडरगॉन डुप्लीकेशन ड्यूरिंग इंटरफेस बिगिंस टू मूव टुवर्ड्स अपोजिट पोल्स। ये मैंने आपको पहले ही बताया, आपके ये जो सेंट्रोसोम्स जो पहले डुप्लीकेट हो गए थे इंटरफेस के G1 फेज में, जब आपका सेंट्रोसोम डुप्लीकेट हो गया था, तो अब ये सेंट्रोसोम धीरे धीरे करके अलग अलग पोल्स में जाना स्टार्ट करेंगे। एक सेंट्रोसोम नॉर्थ पोल में जाएगा, एक सेंट्रोसोम साउथ पोल में जाएगा, मतलब दो अपोजिट एंड्स में। ओके, ऑल राइट। एंड माइटोटिक अपैरेटस इज ऑलमोस्ट कंप्लीटली फॉर्म्ड। तो इस अपैरेटस को हम बोलते हैं माइटोटिक अपैरेटस। अब धीरे धीरे करके आपका सेल डिवाइड होना स्टार्ट हो जाएगा। पूरा सेशन देखना और उसके बाद अगर कुछ डाउट बचे तो कमेंट सेक्शन में बताना। अब हम बढ़ते हैं सेकंड फेज, दैट इज एनाफेज की तरफ। तो प्रो फेज में क्या हुआ, प्रो फेज में आपका क्रोमैटिन नेटवर्क कंडेंस होकर क्रोमोसोम बन गया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब हो गई और न्यूक्लियोलस गायब हो गया, और धीरे धीरे करके आपके सेंट्रोसोम्स अपोजिट पोल में जा रहे हैं। अब हम देखते हैं मेटाफेज। सेकंड फेज कौन सा है, सॉरी गलती से मैंने पहले कुछ और बोल दिया था। अब हम देखते हैं सेकंड फेज, मेटाफेज। आर यू रेडी? ऑल राइट। तो आई होप आपको प्रो फेज अच्छे से समझ में आ गया होगा। प्रो फेज में क्या हो रहा है, आपका क्रोमैटिन नेटवर्क कंडेंस होकर क्रोमोसोम बना रहा है, आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस धीरे धीरे करके डिसअपियर हो रहे हैं, और आपका जो सेंट्रियोल्स है या सेंट्रोसोम्स हैं वो अपने अपने अपोजिट डायरेक्शन में जाके सेटल हो रहे हैं। तो यहाँ पर देखो, ये मैं इरेज कर देती हूँ। हाँ, तो अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको इसका आगे का नेक्स्ट फेज बताया गया है, दैट इज मेटाफेज। मेटाफेज इज द सेकंड फेज। इस फेज में होता क्या है कि ये जो सेंट्रोसोम्स हैं ये टोटली आपके अपोजिट एंड में जाके स्टेबल हो जाते हैं और वहाँ से ये रेस बनाना स्टार्ट करते हैं। अब 2 मिनट एकदम ध्यान से देखना। देखो, ये आपके सेंट्रोसोम्स थे, ये आपके क्या थे, सेंट्रोसोम्स थे, सेंट्रोसोम्स। ये इन सेंट्रोसोम्स के पास ना एक स्पेशल टाइप की प्रोटीन होती है। इन सेंट्रोसोम्स के पास एक स्पेशल टाइप की प्रोटीन्स होती हैं जिनको हम बोलते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स। इनको हम क्या बोलते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स। ये आपके टेक्स्ट बुक में नहीं दिया गया है, लेकिन ये NCERT के सिलेबस में, और आपको पता होना चाहिए लॉजिक क्या है इसके पीछे, इसलिए मैं आपको ये बता रही हूँ। तो ये आपके सेंट्रोसोम्स हैं और ये आपकी माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं। ये माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या करती हैं, ये धीरे धीरे करके ऐसे कुछ फाइबर्स प्रोड्यूस करती हैं। ये माइक्रोट्यूब्यूल्स
एक पर्टिकुलर टाइप की प्रोटीनिक फाइबर्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ये प्रोटीन फाइबर्स बनाते हैं, ठीक है। तो जब आपका सेंट्रोसोम आपके माइक्रोट्यूब्यूल्स के साथ इकट्ठा हो जाता है तो ये माइक्रोट्यूब्यूल्स जो यहाँ से निकल रही है ना, इनको हम रेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको हम? रेज लाइक स्ट्रक्चर। तो इस कंप्लीट स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं एस्टर। इस कंप्लीट स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? एस्टर। यानी कि आपके सेंट्रोसोम के आजू बाजू में जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं उनको मिलाकर हम बोलते हैं एस्टर लाइक स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं इसको हम? एस्टर लाइक स्ट्रक्चर। और इस एस्टर से एक पर्टिकुलर टाइप की प्रोटीनिक फाइबर्स बनती है। ये एक फाइबर है, ठीक है। और जो दूसरी फाइबर है, जो यहाँ पर देखो स्पिंडल फाइबर्स लिखा है मैंने, स्पिंडल फाइबर्स यानी कि दो टाइप के फाइबर्स। तो ये फर्स्ट टाइप की फाइबर है जो माइक्रोट्यूब्यूल से बन रही है। सेकेंड टाइप की फाइबर्स कहाँ से आती है? इधर ध्यान से देखो, ये आपका समझो ये आपका क्रोमोसोम है। लेट मी ड्रॉ इट। ओके, सपोज दिस इज योर क्रोमोसोम और इस क्रोमोसोम के बीच में क्या प्रेजेंट होता है? रुको मैं बड़ा बनाती हूँ। सी दिस इज क्रोमोसोम और इस क्रोमोसोम के बीच में क्या प्रेजेंट है? सेंट्रोमियर प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? सेंट्रोमियर। सी लेट मी लेबल दिस, दिस इज योर सेंट्रोमियर। अब इसके आजू बाजू में, इन सेंट्रोमियर्स के आजू बाजू में एक स्पेशल टाइप की प्रोटीनिक फाइबर्स निकलते हैं जिनको हम बोलते हैं काइनेटोकोर्स। जिनको हम क्या बोलते हैं? समझो यहाँ से एक स्पेशल प्रोटीन निकलती है, यहाँ से एक स्पेशल प्रोटीन निकलती है और इस प्रोटीन को हम बोलते हैं काइनेटोकोर्स। क्या बोलते हैं इन प्रोटीन्स को हम? सॉरी, काइनेटोकोर्स। ये प्रोटीन आगे जाके जो फाइबर बनाती है वो फाइबर भी आपकी स्पिंडल फाइबर का सेकेंड पार्ट है। तो माइक्रोट्यूब्यूल से एक स्पेशल फाइबर निकल रहा है और सेंट्रोमियर के काइनेटोकोर से एक स्पेशल फाइबर निकल रहा है। इसीलिए देखो यहाँ पर मैंने दो अलग अलग कलर में फाइबर्स बनाए हुए हैं। एक ब्लैक फाइबर है और एक रेड फाइबर है। जो रेड फाइबर है वो आपके माइक्रोट्यूब्यूल से निकल रहे हैं, यानी कि एस्टर से निकल रहे हैं। और जो ब्लैक फाइबर्स है, ये ब्लैक फाइबर्स आपके काइनेटोकोर यानी कि आपके क्रोमोसोम का जो सेंट्रोमियर है, सेंट्रोमियर के पास जो स्पेशल प्रोटीन्स है काइनेटोकोर, उनसे ये फाइबर्स निकल रहे हैं। इन फाइबर्स का यूज क्या है? देखो आपके न्यूक्लियस के अंदर टोटल जो डबल क्रोमोसोम्स है, जितने भी क्रोमोसोम्स हैं, सारे के सारे क्रोमोसोम्स को हमको सेपरेट करना है। सारे के सारे क्रोमोसोम्स को हमको क्या करना है? सेपरेट करके उनको दो अलग अलग डॉटर सेल्स में डालना है। तो सेपरेट करने के लिए हम पहले उनको सेंटर में अरेंज करते हैं और फिर एक 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 करके उसको साइड में सेपरेट कर देते हैं। सो ये सारे क्रोमोसोम्स, जितने भी क्रोमोसोम्स आपके सेल में होते हैं, उन सारे क्रोमोसोम्स को आप पहले सेंटर में अरेंज करते हो, सेल के सेंटर में अरेंज करते हो। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पूरी तरीके से गायब हो चुकी है, न्यूक्लियोलस पूरी तरीके से गायब हो चुका है। ये जो सेंट्रोसोम्स थे वो अलग अलग पोल्स में जाके स्टेबल हो चुके हैं और अब उनमें से फाइबर्स निकल रही है। तो इन फाइबर्स की मदद से आपके सारे क्रोमोसोम सेंटर में अरेंज हो जाते हैं और इस प्लेट को, मतलब ये एक लाइन जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है और इस प्लेट को हम बोलते हैं मेटाफेज प्लेट। क्या बोलते हैं इस स्ट्रक्चर को हम? मेटाफेज। मेटाफेज यानी कि मिडल। मेटाफेज मतलब क्या होता है? मिडल स्टेज। सारे क्रोमोसोम सेंटर में आ गए हैं, इक्वेटर पे आ गए हैं। अब इन सारे क्रोमोसोम से ये स्पिंडल फाइबर्स आके कनेक्ट हो जाएंगे। देखो कुछ क्रोमोसोम से ये रेड वाले फाइबर्स कनेक्टेड हैं, कुछ क्रोमोसोम से ये ब्लैक वाले फाइबर्स कनेक्टेड हैं। यानी कि कुछ क्रोमोसोम्स एस्ट्रल फाइबर से कनेक्टेड होते हैं, कुछ क्रोमोसोम्स काइनेटोकोर फाइबर से कनेक्टेड होते हैं। ये क्यों कनेक्ट होते हैं? क्योंकि इनमें से देखो यहाँ पे टोटल जितने 96 क्रोमोसोम्स थे सब अरेंज हो गए हैं। कितने क्रोमोसोम्स अरेंज हुए हैं सेंटर में? यहाँ पे तो मैंने गिन चुन के थोड़े बहुत बताए हैं, लेकिन सेंटर में सारे क्रोमोसोम्स एक साथ अरेंज हो जाते हैं और फिर आधे क्रोमोसोम्स ऊपर जाते हैं और आधे क्रोमोसोम्स नीचे जाते हैं। तो मेटाफेज में क्या होता है? मेटाफेज में दो ही चीजें होती है, सारे क्रोमोसोम्स सेंटर में आके अरेंज हो जाते हैं और स्पिंडल अपैरेटस बन जाता है। इसको हम स्पिंडल अपैरेटस बोलते हैं। स्पिंडल अपैरेटस यानी कि फाइबर्स ऐसे अंडे के शेप में निकलती है, ओवल शेप में। देखो ये ओवल शेप में ये फाइबर्स बन रही हैं। तो मेटाफेज में क्या होता है? सारे क्रोमोसोम सेंटर में आ जाते हैं और स्पिंडल फाइबर्स बनना स्टार्ट हो जाती है। और एनाफेज में क्या होगा? ये स्पिंडल फाइबर्स क्रोमोसोम्स को दो अपोजिट डायरेक्शन में खींचेंगे। मतलब ये जो दो एस्टर्स हैं, ये सेंट्रोसोम्स जो हैं जिनमें से रेज निकल रही हैं, धीरे धीरे करके ये रेज डिग्रेड होना स्टार्ट हो जाएंगी, ये फाइबर्स डिग्रेड होना स्टार्ट हो जाएंगे, ब्रेक होना स्टार्ट हो जाएंगे। और ये फाइबर्स जब ब्रेक होना स्टार्ट होते हैं तो ये दोनों फाइबर आधे आधे क्रोमोसोम्स को अपनी अपनी तरफ खींचते हैं। देखो एक फाइबर ऊपर वाले काइनेटोकोर से अटैच्ड है, एक फाइबर नीचे वाले काइनेटोकोर से अटैच्ड है। तो होगा क्या? आपका ये जो क्रोमोसोम है ये सेंटर में से सेपरेट हो जाएगा। तो आधा क्रोमोसोम ऊपर जाएगा और आधा क्रोमोसोम नीचे आ जाएगा और इस तरीके से 46 क्रोमोसोम्स ऊपर चले जाएंगे, 46 क्रोमोसोम्स नीचे आ जाएंगे और आपके जो दो नए डॉटर सेल्स बनेंगे दोनों में आपको इक्वल क्रोमोसोम देखने को मिलेगा। तो फटाक से हम मेटाफेज की थ्योरी देख लेते हैं। मेटाफेज की थ्योरी में हमें क्या बताया गया है? ओके, मेरी टेक्स्ट बुक बहुत बुरी हालत में है। ऑलराइट,
इन दिस फेज क्रोमोसोम्स आर कंप्लीटली कंडेंस्ड। देखो मेटाफेज में क्रोमोसोम और छोटे हो जाते हैं और एकदम प्रॉपरली विजिबल हो जाते हैं। So in this phase chromosomes are completely condensed so that they appear very short. Sister chromatids and centromere become very prominent. तो इस फेज में आपको सिस्टर क्रोमैटिड्स और सेंट्रोमियर एकदम क्लियरली माइक्रोस्कोप के नीचे दिख के आता है। ओके, ऑल द क्रोमोसोम्स लाई एट इक्वेटोरियल प्लेन, सारे के सारे क्रोमोसोम सेंटर में आके अरेंज हो जाते हैं एंड दिस इज कॉल्ड मेटाफेज प्लेट। तो आपको अगर मेटाफेज प्लेट का 1 मार्क का डेफिनेशन पूछा गया तो आप क्या बोलोगे? ऑल द क्रोमोसोम्स बिकम शॉर्ट, द सेंट्रोमियर इज अवेलेबल clearly visible and all the chromosomes they arrange themselves at the equatorial plane। और इस प्लेट को हम बोलते हैं मेटाफेज प्लेट, यानी मिडल में सारे क्रोमोसोम्स आ जाना। द माइटोटिक स्पिंडल इज फुल्ली फॉर्म्ड। माइटोटिक स्पिंडल मतलब क्या होता है? ये फाइबर्स निकलना। सो ये कंप्लीट स्ट्रक्चर यहाँ पे देखने को मिलता है। सेंट्रोमियर ऑफ ईच क्रोमोसोम डिवाइड्स इनटू 2। तो आपका ये जो सेंट्रोमियर है ये 2 अलग अलग पार्ट में डिवाइड होना स्टार्ट हो जाता है, ईच बीइंग एसोसिएटेड विद अ क्रोमैटिड। तो ये एक क्रोमैटिड से एसोसिएटेड है और ये दूसरे क्रोमैटिड से। मैंने आपको पहले ही बोला था ये एक सिस्टर क्रोमैटिड है, ये दूसरा सिस्टर क्रोमैटिड है और बीच में सेंट्रोमियर है। तो ये सेंट्रोमियर जब 2 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड होगा तो एक सिस्टर क्रोमैटिड ऊपर जाएगा और एक सिस्टर क्रोमैटिड नीचे आ जाएगा। ओके, ऑल राइट। तो आगे देखो क्या बताया गया है। ओके, सो दिस इज अबाउट मेटाफेज। आई होप आपको मेटाफेज डायग्राम की मदद से अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट फेज एनाफेज की तरफ। ऑल राइट, एनाफेज की तरफ बढ़ने से पहले आपके नेक्स्ट पेज पर एक ग्रीन बॉक्स आपको दिया गया है जिसमें देखो क्या बताया गया है। डू यू नो का वो बॉक्स है और वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वो मैंने आपको ऑलरेडी थ्योरी में बता दिया है पर फिर भी टेक्स्ट बुक में है इसीलिए देख लेते हैं। सो पुलिंग अवे ऑफ डॉटर क्रोमोसोम्स इज अचीव्ड बाय इलोंगेशन एंड शॉर्टनिंग ऑफ 2 टाइप्स ऑफ स्पिंडल फाइबर्स। यहाँ पे मैंने आपको बताया था ना 2 टाइप के स्पिंडल फाइबर्स बनते हैं, एक ब्लैक एक रेड। सो ये 2 अलग अलग टाइप के स्पिंडल फाइबर्स कैसे बनते हैं? स्पिंडल फाइबर प्रेजेंट बिटवीन सेंट्रियोल एंड सेंट्रोमियर इज कॉल्ड एज काइनेटोकोर फाइबर्स। तो ये जो ब्लैक वाली फाइबर है जो सेंट्रोमियर और सेंट्रियोल के बीच से ट्रैवल कर रही है उसको बोलते हैं काइनेटोकोर फाइबर, क्योंकि वो सेंट्रोमियर के काइनेटोकोर से अटैच्ड है। एंड द स्पिंडल फाइबर्स प्रेजेंट बिटवीन 2 अपोजिट सेंट्रियोल्स आर कॉल्ड एज पोलार फाइबर्स इलोंगेट। क्या बोला गया है हमको यहाँ पे? और ये जो रेड वाली फाइबर्स हैं जो एक सेंट्रियोल से दूसरे सेंट्रियोल तक जा रही हैं, इन फाइबर्स को हम बोलते हैं पोलार फाइबर्स। क्या बोलते हैं इनको हम? पोलार फाइबर्स। तो अब हम बढ़ते हैं एनाफेज की तरफ। देखो हमने क्या देखा, हमने पहले प्रोफेज देखा। प्रोफेज में क्रोमोसोम कंडेंस हो रहा है और सारी चीज़ें गायब हो रही हैं। मेटाफेज में क्रोमोसोम सेंटर में आ जाता है। एनाफेज में अब सबसे शॉर्टेस्ट फेज है। आपको ये एंट्रेंस में पूछा जाता है विच इज़ द लॉन्गेस्ट फेज ऑफ माइटोसिस एंड विच इज़ द शॉर्टेस्ट फेज ऑफ माइटोसिस। तो प्रोफेज सबसे बड़ा फेज है क्योंकि ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है और सबसे छोटा फेज एनाफेज है क्योंकि एनाफेज में सिर्फ एक ही चीज़ होगी, आपके सेंटर में जो क्रोमोसोम्स अरेंज हुए थे ये क्रोमोसोम सेपरेट हो जाएंगे। मतलब ऐसा अगर आपका क्रोमोसोम है तो आधा क्रोमोसोम ऊपर की तरफ चला जाएगा, आधा क्रोमोसोम नीचे की तरफ आ जाएंगे और ये क्रोमोसोम्स एक बेंडिंग पोजीशन में आ जाते हैं। मतलब पहले जब ये सेपरेट होते हैं तब ये ऐसे होते हैं, लेकिन धीरे धीरे करके जैसे ये ऊपर की तरफ जाते हैं तो ये सेंट्रोमियर ऊपर की तरफ खींचा चला जाता है और ये जो साइड के आर्म्स होते हैं, ये जो क्रोमैटिड्स के साइड के आर्म्स होते हैं ये नीचे की तरफ बेंड हो जाते हैं। पहले ये आर्म्स ऐसे रहते हैं लेकिन धीरे धीरे करके सेंट्रोमियर को ऊपर खींचा जाता है तो ये आर्म्स ऐसे होते जाते हैं। ओके, सो एनाफेज में बस इतना ही होता है कि आपकी जो स्पिंडल फाइबर्स हैं वो धीरे धीरे करके डिग्रेड होने लग जाती हैं जिसके वजह से आपके क्रोमोसोम्स सेपरेट हो जाते हैं 2 अलग अलग क्रोमैटिड्स में। तो हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एक पोल पे चले जाते हैं और हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स अपोजिट पोल पे आ जाते हैं। लेकिन इस टाइम पे क्या होता है, ध्यान से सुनो मैं आपको क्या बोल रही हूँ। यहाँ पे ना आपके कभी कभी कुछ स्पिंडल फाइबर्स जो हैं वो डिग्रेड नहीं हो पाते हैं। कभी कभी कुछ स्पिंडल फाइबर्स क्या हो जाते हैं, कभी कभी ये कुछ स्पिंडल फाइबर्स डिग्रेड नहीं हो पाते हैं और उन स्पिंडल फाइबर्स को हम बोलते हैं फ्रैगमोप्लास्ट। क्या बोलते हैं हम उनको? फ्रैगमोप्लास्ट। ये कुछ स्पिंडल फाइबर्स जो देखो डिग्रेड नहीं हुई हैं इनको हम बोलते हैं फ्रैगमोप्लास्ट। ये क्या फंक्शन प्ले करती है वो मैं आपको आगे बताऊंगी, बस अभी के लिए सिर्फ इतना समझो। क्या बोला हमने यहाँ पर कि आपका जो एनाफेज है ये सबसे शॉर्टेस्ट फेज है, यहाँ पे बस आपके क्रोमोसोम्स 2 अपोजिट पोल्स पे जा रहे हैं। तो चलो एनाफेज की थ्योरी देखते हैं। एनाफेज की थ्योरी में हमको क्या बताया गया है? ऑल राइट, सो द क्रोमैटिड्स ऑफ ईच क्रोमोसोम सेपरेट एंड दे फॉर्म 2 क्रोमोसोम्स
called daughter chromosomes. The formed chromosomes are pulled away. तो ये जो न्यू क्रोमोसोम्स बने हैं, ये न्यू क्रोमोसोम्स अब अपोजिट डायरेक्शन में खींचे जा रहे हैं. सो दे आर पुल्ड अवे इन अपोजिट डायरेक्शन बाय स्पिंडल अपैरेटस. इनको कौन खींचता है? ये स्पिंडल फाइबर्स खींचते हैं. क्रोमोसोम्स बीइंग पुल्ड अवे अपीयर लाइक बंच ऑफ बनाना. तो ये कैसा दिखाई दे रहा है? आपने बनाना का बंडल देखा होगा, तो ये ऐसा दिखाई दे रहा है कि बहुत सारे बनाना एक साथ लटके हुए हैं. तो ये बंच ऑफ बनाना के जैसे दिखाई देता है. ड्यूरिंग मिडवे ऑफ द एनाफेज, तो एनाफेज का जब बीच का प्रोसेस, बीच का रास्ता होता है, तो वहाँ पे ऐसे लगता है सारे क्रोमैटिड्स बनाना जैसे लटक रहे हैं. ओके, ऑल राइट. सो ईच सेट ऑफ क्रोमोसोम्स रीच एट अपोजिट पोल्स. तो आधे क्रोमोसोम्स ऊपर, आधे क्रोमोसोम्स नीचे, इस तरीके से आपके दो अलग अलग सेट बन जाते हैं क्रोमोसोम्स के. सो ईच सेट ऑफ क्रोमोसोम्स रीच एट द अपोजिट पोल्स ऑफ द सेल्स मार्क्स द एंड ऑफ एनाफेज. और एक बार आपके सारे क्रोमोसोम्स अगर अपोजिट पोल तक पहुंच गए तो हम बोल देते हैं कि यहाँ पे आपका एनाफेज खत्म हो चुका है. अब इसके बाद बारी आती है टीलोफेज की. तो टीलोफेज में क्या देखा जाता है? टीलोफेज में कभी कभी कुछ कुछ स्पिंडल फाइबर्स डिग्रेड नहीं होते हैं. देखो यहाँ पे जो मैंने आपको बोला ना कि कभी कभी कुछ कुछ स्पिंडल फाइबर्स डिग्रेड नहीं हुए हैं, तो होता क्या है कि यहाँ पे ये जो कुछ कुछ स्पिंडल फाइबर्स हैं, ये अभी भी ऐसे कनेक्टेड रह जाते हैं. और इनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं फ्रैग्मोप्लास्ट. ये फ्रैग्मोप्लास्ट का फंक्शन अभी साइटोकाइनेसिस में आपको देखने मिलेगा. और ये ज़्यादातर प्लांट सेल्स में होता है. ये जो स्पिंडल फाइबर्स डिग्रेड नहीं होते हैं, ये ज़्यादातर प्लांट सेल में देखा जाता है. हम एनिमल सेल के बारे में पढ़ रहे हैं, तो अभी के लिए ये भूल जाओ, अभी के लिए ये भूल जाओ. प्लांट सेल का जब साइटोकाइनेसिस बताऊंगी तब के लिए याद रखो. तो टीलोफेज में देखो यहाँ पे क्या दिखाया जा रहा है. आपके ये सारे के सारे क्रोमोसोम्स अपोजिट एंड पे चले गए. क्रोमोसोम्स अपोजिट एंड में आने के बाद अब वो क्रोमोसोम्स वापस लूज हो जाते हैं. मतलब जैसा प्रोफेज में था, अब वैसा ही आपको टीलोफेज में देखने को मिल रहा है. यहाँ प्रोफेज में देखो क्रोमोसोम कैसे क्रोमैटिन के फॉर्म में प्रेजेंट था. यहाँ पे भी क्रोमोसोम्स धीरे धीरे करके ओपन होना स्टार्ट हो जाते हैं, धीरे धीरे करके वो लूज होना स्टार्ट हो जाते हैं और थ्रेड लाइक पैटर्न में अरेंज हो जाते हैं. और आपका न्यूक्लियोलस धीरे धीरे करके वापस आने लगता है. आपकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन धीरे धीरे करके रीअपियर होने लग जाती है. और इस तरीके से आपको दो न्यू न्यूक्लियस देखने को मिलते हैं. मतलब अब आपके दो न्यू डॉटर सेल्स बन गए हैं. अब बस आपको इसको बीच से कट करके, यानी साइटोप्लाज्म को कट करके दो डॉटर सेल्स बनाना है. दैट्स इट. सो ये था आपका टीलोफेज. टीलोफेज का थ्योरी देख लेते हैं. ओके, टीलोफेज की थ्योरी में हमको क्या बताया गया है? द टीलोफेज इज द फाइनल स्टेज ऑफ करियोकाइनेसिस. तो करियोकाइनेसिस का फाइनल स्टेज है आपका टीलोफेज. द क्रोमोसोम्स विद देयर सेंट्रोमियर्स एट द पोल्स बिगिन टू अनकॉइल. तो आपके ये जो क्रोमोसोम्स एक पोल पे पहुंच गए थे, धीरे धीरे करके अब ये खुलना स्टार्ट करेंगे. देखो ऐसा आपका क्रोमैटिन नेटवर्क होता है. स्टार्टिंग में क्रोमैटिन नेटवर्क ऐसा होता है, ये कंडेंस होके ऐसे 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 करके क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर बनाना स्टार्ट करते हैं. तो ये प्रोफेज से एनाफेज तक ऐसा देखने को मिला. लेकिन टीलोफेज में वापस क्या होगा? ये कॉइलिंग खुल जाएगी और वापस से आपका क्रोमोसोम थ्रेड जैसा बन जाएगा. सो टीलोफेज में आपके क्रोमोसोम्स अनकॉइल होना स्टार्ट कर देते हैं. एंड दे लेंथन एंड लूज देयर इंडिविजुअलिटी. और वो लंबे लंबे हो जाते हैं और एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं. द न्यूक्लियोलस बिगिंस टू रीअपियर. धीरे धीरे करके ये जो न्यूक्लियोलस गायब हो गया था वो वापस से रीअपियर होना स्टार्ट हो जाता है. एंड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बिगिंस टू रीअपियर. यहाँ पे ये देखो, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो गायब हो गई थी वो धीरे धीरे करके वापस, मतलब प्रोफेज का उल्टा है टीलोफेज. जो चीज़ें प्रोफेज में गायब हो रही थी वो चीज़ें टीलोफेज में वापस आने लग जाती हैं. क्योंकि प्रोफेज आपका कंप्लीट सेल था, तो टीलोफेज में भी हमको कंप्लीट डॉटर सेल बनाना है, तो रिवर्स एक्शन होता है. ओके, स्पिंडल फाइबर ब्रेक्स डाउन एंड गेट्स एब्जॉर्ब्ड इन द साइटोप्लाज्म. अगर मैं एनिमल सेल की बात करूं तो एनिमल सेल में ये सारे स्पिंडल फाइबर्स डिग्रेड हो जाते हैं और ये साइटोप्लाज्म में डिसॉल्व हो जाते हैं. क्योंकि स्पिंडल फाइबर किससे बनते हैं? प्रोटीन से बनते हैं, काइनेटोकोर प्रोटीन एंड माइक्रोट्यूब्यूल प्रोटीन. तो ये जो स्पिंडल फाइबर्स जो दो अलग अलग न्यूक्लियस बनाने में हेल्प कर रहे थे, ये सारे डिग्रेड होके साइटोप्लाज्म में डिसॉल्व हो जाते हैं. लेकिन प्लांट सेल में कभी कभी ये स्पिंडल फाइबर्स डिसॉल्व नहीं होते हैं और उनको हम बोलते हैं फ्रैग्मोप्लास्ट. ओके, सो दस टू डॉटर न्यूक्लिया आर फॉर्म्ड इन अ सेल. तो अभी तक सेल एक ही है. देखो सेल एक ही है लेकिन दो न्यूक्लियस बन चुके हैं और अब ये दो न्यूक्लियस आपको दो डॉटर सेल्स देंगे. तो अब इसको हमको डिवाइड करना है और उस प्रोसेस को हम बोलेंगे साइटोकाइनेसिस. क्या बोलेंगे उस प्रोसेस को? हम साइटोकाइनेसिस. तो देखो साइटोकाइनेसिस की थ्योरी में हमको क्या बताया गया है? ओके, साइटोकाइनेसिस की थ्योरी बताने से पहले मैं आपको ये जो मैं यहाँ पर बता रही हूँ वो अच्छे से ध्यान दो.
तो प्लांट सेल में और एनिमल सेल में अलग अलग तरीके का डिवीजन होता है। सबसे पहले एनिमल सेल सिंपल है, तो मैं आपको एनिमल सेल बता देती हूँ। देखो एनिमल सेल में क्या होगा, आपके ये जो दो नए डॉटर सेल्स बने हैं, मतलब दो डॉटर न्यूक्लियाई, देखो ऐसा कुछ सेल बना है, करेक्ट है, यहाँ पे एक न्यूक्लियस है, यहाँ पे एक न्यूक्लियस है। तो एनिमल सेल में क्या होता है, मैं किसकी बात कर रही हूँ, एनिमल सेल की बात कर रही हूँ। एनिमल सेल में क्या होगा, ये जो साइड की सेल मेम्ब्रेन है, देखो एनिमल सेल के पास सिर्फ सेल मेम्ब्रेन होती है, प्लांट सेल के पास सेल मेम्ब्रेन भी होती है और सेल वॉल भी होती है, मतलब बाहर एक एक्स्ट्रा लेयर प्रेजेंट है। इस वजह से उनका साइटोकाइनेसिस अलग होता है और एनिमल सेल का साइटोकाइनेसिस अलग होता है। तो एनिमल सेल में क्या होता है, ये जो बाहर की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन धीरे धीरे करके अंदर की तरफ कंस्ट्रिक्ट होने लग जाती है। क्या होने लग जाती है, अंदर की तरफ कंस्ट्रिक्ट होने लग जाती है। और धीरे धीरे करके आपने देखा होगा, आटा जो होता है, मम्मी जब रोटी बनाती है तो आटा जो होता है, आटे को जब हम मलते हैं तो ऐसे लंबा सा एक रोल बनाया जाता है और फिर उसमें से छोटा छोटा टुकड़ा ऐसे कंस्ट्रिक्ट करके अलग किया जाता है। जो लोई होती है, जिसको लोया बोलते हैं, जिससे आप रोटी बनाते हो, जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, उनको हम ऐसे कट करके सेपरेट करते हैं, कट करके सेपरेट करते हैं। तो ठीक उसी तरीके से यहाँ पे ये जो दो डॉटर न्यूक्लियाई आपको मिले हैं, इनकी मदद से आप दो डॉटर सेल्स बनाओगे। तो इन दो डॉटर सेल्स को सेपरेट करने के लिए आपकी ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये कंस्ट्रिक्ट होकर फरो बना रही है। क्या बना रही है, ये फरो जैसा स्ट्रक्चर बना रही है। फरो यानी कि बीच में से ऐसे कंस्ट्रिक्शन, एक कैनाल जैसा स्ट्रक्चर, एक गली जैसा स्ट्रक्चर, जो इसको बीच में से कंस्ट्रिक्ट कर देगा और पूरा सेल ब्रेक कर देगा और साइटोकाइनेसिस के बाद आपको ऐसे दो कंप्लीट डॉटर सेल्स देखने को मिलेंगे। तो ये एनिमल सेल में होता है। लेकिन प्लांट सेल में क्या होता है, प्लांट सेल में आपके स्पिंडल फाइबर्स पूरी तरीके से डिग्रेड या डिसॉल्व नहीं होते हैं, तो उसके वजह से स्पेशल प्रोटीन बनता है फ्रैग्मोप्लास्ट। अब ये फ्रैग्मोप्लास्ट का क्या होगा, आपके सेल के अंदर जो गोल्जी अपैरेटस है, आपके सेल के अंदर जो गोल्जी अपैरेटस है, इमेजिन करो ये आपका प्लांट सेल है। तो इस प्लांट सेल में यहाँ पर समझो ये स्पिंडल फाइबर्स डिग्रेड नहीं हुए, तो इस स्पिंडल फाइबर्स के आजू बाजू में जो गोल्जी अपैरेटस है, वो गोल्जी अपैरेटस क्या करना स्टार्ट करेगा, वो गोल्जी अपैरेटस, मतलब देखो मैं यहाँ ड्रॉ करके बताती हूँ, रुको मैं ये नीचे वाले डायग्राम में ड्रॉ करके बताती हूँ, 1 मिनट बस पेशेंस रखो। ओके ऑल राइट, हाँ देखो इधर पे मैं, ये एनिमल सेल खत्म हो गया, अब मैं प्लांट सेल का बता रही हूँ, ठीक है। एनिमल सेल में एकदम सिंपल है, फरो होता है और दो सेल्स अलग हो जाते हैं। प्लांट सेल में क्या होता है, प्लांट सेल में कभी कभी आप ये देखो, ये आपका सेल मेम्ब्रेन है और ये समझो आपके प्लांट सेल का सेल वॉल है। क्या है ये, अपने प्लांट सेल का सेल वॉल है। ओके सो प्लांट सेल में ये स्पिंडल फाइबर्स पूरी तरीके से डिग्रेड नहीं हुए, तो इन स्पिंडल फाइबर्स को हम बोलते हैं फ्रैग्मोप्लास्ट। क्या बोलते हैं इन स्पिंडल फाइबर्स को हम, फ्रैग्मोप्लास्ट। ये फ्रैग्मोप्लास्ट के आजू बाजू में क्या होता है, आपके सेल के अंदर जो गोल्जी बॉडी प्रेजेंट है, ये गोल्जी बॉडी एक पर्टिकुलर टाइप का केमिकल छोड़ने लग जाती है। यहाँ पे ऐसे एक पर्टिकुलर टाइप का केमिकल जमा हो जाता है जिसको हम बोलते हैं कैल्शियम पेक्टेट। कौन सा केमिकल निकलता है गोल्जी बॉडी से, कैल्शियम पेक्टेट। और ये कैल्शियम पेक्टेट क्या करता है, ये ऐसा एक थिक वॉल लाइक स्ट्रक्चर बना देता है। क्या बना देता है, एक थिक वॉल लाइक स्ट्रक्चर बना देता है जिसको हम बोलते हैं सेल प्लेट। क्या बोलते हैं इस स्ट्रक्चर को, हम सेल प्लेट बोल सकते हैं या इसको हम मिडल लैमेला बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, सेल प्लेट बोल सकते हो या मिडल लैमेले बोल सकते हो। और ये मिडल लैमेले के वजह से धीरे धीरे करके आपका यहाँ पे फिर सेल वॉल बनना स्टार्ट होगा। मतलब ये देखो, ये आपका सेल प्लेट बन चुका है, अब धीरे धीरे करके यहाँ पर आपका सेल वॉल बनना स्टार्ट होगा। ओके ये सेल के बाहर, और धीरे धीरे करके आपका सेल मेम्ब्रेन बनना स्टार्ट होगा और इसी तरीके से आपका ये सेल सेपरेट हो जाएगा। तो अगर मैं आपको सिंपल भाषा में बोलूँ तो देखो प्लांट सेल में क्या होता है, आप इसको वापस से भूल जाओ, ये ब्लू वाली लाइन को भूल जाओ, ठीक है। 1 मिनट रुको, हाँ लेट मी जस्ट क्लियर दिस, नहीं तो बहुत कन्फ्यूजन हो जाएगा। हाँ आप इस ब्लू वाली लाइन को भूल जाओ थोड़े सेकेंड्स के लिए। ओके हाँ सो क्या बोला हमने, यहाँ पर आपके स्पिंडल फाइबर्स डिग्रेड नहीं हुए थे, उन स्पिंडल फाइबर्स ने क्या किया, उन स्पिंडल फाइबर्स ने फ्रैग्मोप्लास्ट बनाया। फ्रैग्मोप्लास्ट के आजू बाजू में गोल्जी अपैरेटस ने क्या किया, कैल्शियम पेक्टेट रिलीज कर दिया। कैल्शियम पेक्टेट जमा होकर एक प्लेट लाइक स्ट्रक्चर बना देता है। इस प्लेट लाइक स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं सेल प्लेट या मिडल लैमेले। इस मिडल लैमेले के बीच में कभी कभी ना गैप आ जाता है। इस मिडल लैमेले के बीच में क्या हो जाता है, कभी कभी ऐसा गैप क्रिएट हो जाता है और इस गैप को हम बोलते हैं, ये जो बीच का गैप है, मतलब समझो अगर मैं आपको ऐसा कोई सेल दिखाऊं, ये समझो ये आपका प्लांट सेल है। ओके यहाँ पर आपका 1 मिनट रुको, हाँ
समझो यहाँ पर आपका एक सेल का न्यूक्लियस है, यहाँ पे एक सेल का न्यूक्लियस है, ठीक है, यहाँ पे आपका सेल प्लेट बन रहा है। तो ये बीच का जो गैप होगा, ये जो बीच का सेंटर का गैप होता है, इस गैप को हम बोलते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। इस गैप को हम क्या बोलते हैं, मैं नीचे नहीं लिख रही हूँ क्योंकि नीचे जगह नहीं है, इस गैप को हम बोलते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। ये प्लाज्मोडेस्माटा क्या करेगा, ये प्लाज्मोडेस्माटा आपके एक सेल का न्यूट्रिएंट दूसरे सेल के साथ एक्सचेंज करने में हेल्प करेगा। मतलब अगर मैं सिंपल एग्जांपल दूं तो समझो आप और आपके फ्रेंड बाजू बाजू में रहते हो और दोनों के घर की गैलरी जुड़ी हुई है, तो अगर आपको कोई चीज़ चाहिए तो वो आपको गैलरी से लाके दे देता है और आप उसको गैलरी से दे देते हो, तो आपकी गैलरी जो है वो प्लाज्मोडेस्माटा का काम कर रही है, यानी एक सेल को दूसरे सेल से कनेक्ट करने में हेल्प कर रही है। तो ये जो सेल प्लेट बनी है, देखो ये जो बीच में ये जो सेल प्लेट तैयार हुई है, ये सेल प्लेट क्या करती है, धीरे धीरे करके आपके दोनों सेल्स को सेपरेट करने का काम करती है और धीरे धीरे करके आपको नया सेल देखने को मिलता है और इन न्यू सेल्स को हम बोलेंगे डॉटर सेल्स। ये जो न्यू सेल्स बने हैं आपके मिडल लैमेला के वजह से, उसको हम बोलेंगे डॉटर सेल्स। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि एनिमल सेल कैसे सेपरेट होता है। एनिमल सेल का सिंपल है, फरो बनेगा और एनिमल सेल सेपरेट हो जाएंगे कुछ एंजाइम्स के एक्शन के वजह से। मतलब कुछ स्पेशल एंजाइम्स होती हैं जो इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को फरो बनाती हैं, कंस्ट्रिक्ट करती है और फिर ब्रेक कर देती है। प्लांट सेल में क्या होता है, याद रखो, प्लांट सेल में आपके स्पिंडल फाइबर डिग्रेड नहीं हुए तो वो फ्रैग्मोप्लास्ट बनते हैं। फ्रैग्मोप्लास्ट के आजू बाजू में गोल्जी अपैरेटस कैल्शियम पेक्टेट रिलीज करता है, कैल्शियम पेक्टेट की वजह से सेल प्लेट बनता है। सेल प्लेट के वजह से आपके दोनों सेल्स एक दूसरे से अलग होना स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि ऐसा हो जाता है कि बीच में एक दीवार खड़ी हो गई है, तो ये घर अलग और ये घर अलग। तो ऐसे सेल प्लेट के वजह से आपके प्लांट सेल सेपरेट होते हैं। अगर आपको ये नहीं समझ में आया है तो आप प्लीज़ थियोरी पढ़ो। देखो अभी मैं वापस टेक्स्ट बुक की थियोरी पढ़ती हूँ तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक्चुअली ये एनसीईआरटी में बहुत डिटेल में दिया गया है, आपको इतना डिटेल में समझने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि एनिमल सेल में फरो फॉर्म होता है और प्लांट सेल में सेल प्लेट फॉर्म होता है। मतलब उसमें डायरेक्ट सेपरेशन नहीं होता है, उसमें कुछ केमिकल्स रिलीज होते हैं जिसके वजह से सेल प्लेट बनता है और फिर प्लांट सेल्स डिवाइड होते हैं। तो देखो साइटोकाइनेसिस क्विकली देख लेते हैं। साइटोकाइनेसिस में क्या बताया गया है, द डिवीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म इनटू टू डॉटर सेल्स इज कॉल्ड साइटोकाइनेसिस। मतलब साइटोप्लाज्म को डिवाइड करना। द डिवीजन स्टार्ट्स विद अ कंस्ट्रिक्शन, दिस कंस्ट्रिक्शन ग्रेजुअली डीपन्स एंड अल्टीमेटली जॉइंस इन द सेंटर डिवाइडिंग इनटू टू डॉटर सेल्स। तो क्या बोला गया है, धीरे धीरे करके ये जो कंस्ट्रिक्शन है ये धीरे धीरे करके एकदम छोटा होगा छोटा होगा छोटा होगा और फाइनली ये सेल अलग और ये सेल अलग और आपको दो अलग अलग डॉटर सेल्स देखने को मिलेंगे। ओके, दिस प्रोसेस ऑफ डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म इज परपेंडिकुलर टू द स्पिंडल। स्पिंडल फाइबर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है ये। मतलब अगर स्पिंडल फाइबर्स ऐसे बने थे तो डिवीजन ऐसा होगा, मतलब एक सेल ऊपर और एक सेल नीचे। स्पिंडल फाइबर्स अगर ऐसे बने हैं, देखो स्पिंडल फाइबर्स अगर ऐसे थे तो डिवीजन ऐसा हो रहा है, मतलब 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो इसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर डिवीजन। क्या बोलते हैं इसको हम, परपेंडिकुलर डिवीजन। ओके, आगे देखो क्या बताया गया है, दिस मैकेनिज्म ऑफ साइटोकाइनेसिस इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनिमल सेल्स। तो ऐसा टाइप का डिवीजन एनिमल सेल्स में देखा जाता है। प्लांट सेल्स में क्या होता है, हाउएवर प्लांट सेल्स आर कवर्ड बाय अ रिलेटिवली नॉन फ्लेक्सिबल सेल वॉल। देखो प्लांट सेल के पास एक एक्स्ट्रा मेम्ब्रेन है, सेल वॉल, जो बहुत कड़क है, जो सेल को इतने आसानी से ब्रेक नहीं होने देगी। सो ड्यू टू दिस फरो कैन नॉट बी फॉर्म्ड, और इस वजह से प्लांट सेल में फरो फॉर्म नहीं होता है। फरो मतलब क्या होता है, बीच से पचक जाना, तो वो प्लांट सेल में फॉर्म नहीं होता है। इंस्टेड सेल वॉल और पार्टीशन स्टार्ट्स टू अपीयर एट द सेंटर ऑफ द सेल एंड ग्रोज आउटवर्ड टू मीट द एग्जिस्टिंग लेटरल वॉल्स। मतलब हमको क्या बोला गया है, ध्यान से देखो इधर पे, एनिमल सेल में क्या हो रहा है, बाहर से अंदर की तरफ सेल डिवीजन हो रहा है, आउटसाइड टू इनसाइड। प्लांट सेल में क्या होगा, समझो ये आपका कोई प्लांट सेल है, ओके, तो इसमें ये जो लैमेला फॉर्म हो रहा है ये पहले अंदर से फॉर्म होगा, क्योंकि यहाँ पे आपका एक न्यूक्लियस है, यहाँ पे आपका एक न्यूक्लियस है, और ये स्पिंडल फाइबर्स, आपके ये स्पिंडल फाइबर्स जो हैं ये डिग्रेड नहीं हुए थे, इसके वजह से आपका सेल प्लेट बनना स्टार्ट हो रहा है। तो ये सेल प्लेट अंदर से बाहर की तरफ जा रहा है, कहाँ से, ये अंदर से बन रहा है और बाहर की तरफ जा रहा है, इनसाइड टू आउटसाइड। तो ये डिफरेंस है एनिमल सेल और प्लांट सेल में। एनिमल सेल में आउटसाइड से इनसाइड होता है, प्लांट सेल में इनसाइड से आउटसाइड जाता है। देखो दोनों में एरो देखो अपोजिट डायरेक्शन में, ये अंदर से बाहर की तरफ जा रहा है और एनिमल सेल में बाहर से अंदर की तरफ डिवीजन हो रहा है। ओके, so the formation of the new cell wall begins
विद द फॉर्मेशन ऑफ अ सिंपल प्रीकर्सर कॉल्ड द सेल प्लेट। तो आपका नया सेल वॉल कैसे बनता है, जब आपका ये सेल प्लेट एकदम एंडिंग तक पहुंच जाता है तो इसके वजह से न्यू सेल वॉल बनना स्टार्ट होती है दोनों अलग अलग सेल में, और फिर आपको दो अलग अलग डॉटर सेल्स देखने को मिलते हैं। तो ये जो बीच में बन रहा है दैट इज योर सेल प्लेट। तो सेल प्लेट की वजह से आपके दो डॉटर सेल्स बनते हैं। That represents the middle lamella between the walls of the two adjacent cells। तो मैंने क्या बोला था, सेल प्लेट को ही हम मिडल लैमेला बोलते हैं। At the time of cytoplasmic division, organelles like mitochondria and plastids get distributed between the two daughter cells। जब आपका साइटोकाइनेसिस होता है तो हमेशा याद रखो दोनों डॉटर सेल्स में इक्वल सेल ऑर्गेनल्स जाएंगे, मतलब दोनों के पास इक्वल माइटोकॉन्ड्रिया, इक्वल प्लास्टिड, सब कुछ इक्वल जाएगा। अब देखो हमको लास्ट में क्या बताया गया है, फाइनली हम इस सेशन के एंड में आ गए हैं, दैट इज सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस। सिग्निफिकेंस मतलब क्या होता है, यूजेस ऑफ माइटोसिस। तो चलो सिग्निफिकेंस के बारे में पढ़ते हैं। ऑलराइट, तो अब देखिए हमको यहाँ पर सिग्निफिकेंस के बारे में क्या बताया गया है। एज माइटोसिस इज इक्वेशनल डिवीजन, तो क्या देखा हमने पूरे माइटोसिस में, हमको क्या समझ में आया कि पेरेंट्स के पास जितना क्रोमोसोम था न्यू डॉटर सेल्स के पास भी इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम है। पेरेंट्स के पास 46 थे तो पहले वो 46 क्रोमोसोम्स का डुप्लीकेशन हुआ और फिर दोनों डॉटर सेल्स में 46 गए। तो माइटोसिस को हम क्या बोलते हैं, इक्वेशनल डिवीजन। क्या बोलते हैं, इक्वेशनल डिवीजन, यानी दोनों डॉटर सेल्स में इक्वल मटेरियल जाता है। सो माइटोसिस इज अ इक्वेशनल डिवीजन, द क्रोमोसोम नंबर इज मेंटेन्ड कांस्टेंट। तो न्यू डॉटर सेल्स में भी क्रोमोसोम का नंबर हमेशा मेंटेन रहता है। इट एंश्योर्स इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द न्यूक्लियर एंड साइटोप्लाज्मिक कंटेंट बिटवीन द डॉटर सेल्स। तो माइटोसिस के वजह से एक चीज़ की तो गारंटी हमें पक्का मिल जाती है कि पेरेंट सेल के पास जितना भी न्यूक्लियर कंटेंट था, जितना भी साइटोप्लाज्मिक कंटेंट था, वो सारा का सारा डॉटर सेल्स के पास भी इक्वली भेजा जाएगा। बोथ क्वांटिटेटिवली एंड क्वालिटेटिवली, यानी कि किसी की क्वालिटी कम नहीं होगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अगर आपका न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है तो डॉटर सेल्स के पास खराब न्यूक्लियस जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सेम क्वालिटी सेम क्वांटिटी मटेरियल जाता है डॉटर सेल्स के पास। द हेरिडिटरी मटेरियल यानी कि डीएनए इज ऑल्सो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, क्योंकि डीएनए को हमने पहले डुप्लीकेट कर लिया था एस फेज में। इट हेल्प्स इन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स। तो हेरिडिटरी मटेरियल की वजह से हमारा सेल अच्छे से डेवलप हो पाता है। आगे देखो क्या बताया गया है, ओल्ड एंड वर्न आउट सेल्स, यानी कि जो पुराने डैमेज सेल्स होते हैं या डेड सेल्स होते हैं, दे आर रिप्लेस थ्रू माइटोसिस। तो अगर एक सेल मर रहा है तो एक के बदले में हमको दो सेल मिला। मतलब देखो जब भी आपके बॉडी का कोई एक सेल ओल्ड हो जाता है तो वो अपने आप को डिवाइड कर लेता है और हमको दो डॉटर सेल्स दे के जाता है। सो जब भी कोई ओल्ड सेल मर जाता है तो उसके बदले में हमको न्यू सेल्स मिलते हैं। सो ओल्ड सेल्स आर रिप्लेस्ड थ्रू माइटोसिस। इट हेल्प्स इन द असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। अमीबा में ऐसा ही रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। एंड वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इन प्लांट्स। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और वेजिटेटिव प्रोपोगेशन दोनों का मतलब एक ही है। The process of mitosis also maintains the nucleocytoplasmic ratio। माइटोसिस के वजह से आपका न्यूक्लियस और आपका साइटोप्लाज्म दोनों इक्वली डिवाइड होता है। जैसे दो भाइयों के बीच में जब कैडबरी डिस्ट्रीब्यूट करना होता है तो 2 क्यूब्स इसको 2 क्यूब्स इसको, किसी के साथ चीटिंग नहीं होती है। ठीक उसी तरीके से माइटोसिस में दोनों सेल्स के पास इक्वल साइटोप्लाज्म और इक्वल न्यूक्लियस डिवाइड किया जाता है। Although mitosis is a very reliable process for preserving the genetic makeup of cells or organisms, it cannot introduce variation of new combination of existing genes। यहाँ पर हमको क्या बोला गया है कि माइटोसिस से आपको सिर्फ सेम डीएनए सेम सेल्स का कॉपी मिलेगा। आप माइटोसिस की मदद से नया जीन या नया सेल्स नहीं बना सकते, जो हमको मियोसिस में देखने को मिलता है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस। आपको माइटोसिस अच्छे से समझ में आया है। प्रो फेज में कंडेंसेशन हुआ, मेटा फेज में क्रोमोसोम सेंटर में आए, एना फेज में क्रोमोसोम सेपरेट हुए, टीलो फेज में 2 न्यूक्लियस बन गए और साइटोकाइनेसिस में दोनों न्यूक्लियस कट होकर आपको 2 डॉटर सेल्स मिले। सो माइटोसिस में आपको सेम सेल मिला, जैसा पेरेंट सेल था वैसा ही डॉटर सेल मिला। लेकिन मियोसिस में आपको सेम सेल्स नहीं मिलते हैं, आपको डिफरेंट सेल्स मिलते हैं। सो माइटोसिस में आपको सेम सेल्स मिलते हैं, जेनेटिक वेरिएशन देखने को नहीं मिलता है, लेकिन मियोसिस में कुछ अलग होता है। सो आई होप आपको आज का सेशन अच्छे से समझ में आया होगा। काफ़ी लंबा सेशन था लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, मैंने जल्द से जल्द बढ़ाने की कोशिश की है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, कमेंट कर देना, और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि बहुत जल्द हम आपके लिए न्यू वीडियो लेकर आने वाले हैं और मियोसिस कंटेंट इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो माइटोसिस अच्छे से समझो तभी आपको मियोसिस समझ में आएगा। मिलते हैं जल्दी। थैंक यू, स्टे ट्यून्ड, सी यू सून।